जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, रशिया के मामले में एशियन अटलांटिक डेवलपमेंट काउंसिल की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि 2033 तक यानी अगले 10 साल में रशिया का कोलैप्स होने जा रहा है। रशिया इज गोइंग टू कोलैप्स। अब सवाल यहीं से उठ खड़ा होता है कि अगर रशिया इज गोइंग टू कोलैप्स वाली सिचुएशन है तो ऐसे कौन कौन से रीजंस दिखाई देते हैं जिनकी वजह से रशिया जो है वो कोलैप्स होने की कगार पर लोगों को समझ में आ रहा है कि शायद आज नहीं तो कल रशिया कोलैप्स होने जा रहा है। जिस तरीके से रशिया आज के दिन यूक्रेन के साथ उलझ चुका है, वॉर के अंदर डू और डाई लाइक सिचुएशंस हो चुकी हैं और सिचुएशंस इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि कभी भी मतलब दुनिया एक डर में है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। लेकिन एकदम से रिपोर्ट आना कि रशिया इज गोइंग टू कोलैप्स, थोड़ा सा डिस्कशन का मैटर तो बनता है। तो रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आप रशिया की ज्योग्राफी को देखेंगे तो इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा वास्ट है कि कुछ कहने की हद नहीं। आप खुद सोच कर देखिए, इसका एक एंड यहां स्टालिनग्राद और क्लिनिग्राद वगैरह, और दूसरा एंड यहां पर इस बेरिंग स्ट्रेट के साथ में। अंदाजा लगाकर देखिए, एक जगह दिन है एक जगह रात है, 11 साढ़े 11 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन 90% पॉपुलेशन आपको अप्रोक्सीमेट इस इलाके में यहां पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगी। इसके अलावा रशिया का यह एरिया ऐसा है जहां दूर दूर तक मतलब कई कई 100 किलोमीटर तक आपको बंदा नहीं दिखेगा, बंदे की जात नहीं दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखेगी, बर्फ या फिर पहाड़ या बंजर जमीन। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रशिया के साथ इतने वास्ट एम्पायर के अंदर भी मौजूद है। सबसे पहला इसकी ज्योग्राफी। अगर आप देखें रशिया की ज्योग्राफी को, तो यहां अगर आप इन बॉर्डर को प्रॉपरली देख पा रहे हैं इस फॉर्मेट में, तो यहां रशिया हमेशा चारों तरफ से या चारों जगह से कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। ये कहीं पर भी आपको वार्म वाटर तक इसकी ओपन रीच नहीं मिलेगी। जैसे अब रशिया को ये पूरा बाल्टिक स्ट्रेट मतलब बाल्टिक सी क्रॉस करना है, तो इस तरीके से अपने जहाजों को घुमाकर बाहर निकालना है। अगर यहां से बाहर निकालना है तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, और जैसे ही बाहर जर्मनी, और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलेगा यूनाइटेड किंगडम। अब भाई नॉर्वेनियन सी में ऊपर तो जाएगा नहीं, यहां जाएगा तो आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये जो आइलैंड है, ये पूरे का पूरा आइलैंड कहीं ना कहीं रशिया को मेन अटलांटिक ओशियन तक आने में रोक रहा होता है। यहां अगर वो ब्लैक सी से निकलने की कोशिश करेगा तो टर्की उसको रोकने की कोशिश करेगा। यहां से सेंट्रल एशिया से होते हुए जाएगा तो पाकिस्तान, ईरान उसके रास्ते में आ रहे हैं, और मॉस्को से 9,500 किलोमीटर दूर क्रॉस करके अगर वो सी ऑफ जापान, या जिसे व्लादिवोस्तोक भी कहते हैं, वहां तक भी पहुंचा, तो जापान यहां पर बैठा हुआ है। आपको नहीं लग रहा कि जापान की यहां तक ये जो क्यूराइल आइलैंड्स वगैरह हैं, यहां तक जापान की प्रेजेंस जो है वो रशिया को ब्लॉक करके रखे हुए है। चारों तरफ से घिरा हुआ है रशिया। तो ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो रशिया जो है वो बुरी तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है। कहीं सिचुएशन समझ में ही नहीं आ रही कि रशिया कहां पर बेटर परफॉर्म करेगा, यहां कहां क्या काम करेगा। अब ऐसे में ब्लैक वाटर पॉलिसी रशिया ने शुरू से बनाई, और उस ब्लैक वाटर पॉलिसी का मामला यह था, क्या नाम है, क्वीन मतलब जारिस रजीम ने ब्लैक वाटर पॉलिसी बनाई, और उस ब्लैक वाटर पॉलिसी में साफ नजर आता है कि भाई रशिया पूरी कोशिश में हमेशा से लगा रहता है कि उसे कोई ना कोई, चाहे ब्लैक मेडिटेरेनियन सी, चाहे इन्हें नॉर्वेनियन सी, कोई सा एक पोर्ट ऐसा मिल जाए जहां उनकी रीच डायरेक्ट हो, जहां पर उनकी डायरेक्ट रीच हो वार्म वाटर, यानी एक ऐसे समुद्र जल तक जो पूरा साल ना पिघलता हो और दुश्मनों से ना घिरा हुआ हो। ऐसा कोई स्ट्रेट या ऐसा कोई सी रशिया के पास नहीं है, और यही रशिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। उसके बाद अब इस रशियन रेस की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है रशियन रेस की, कि इस रशियन रेस ने हमेशा वॉर्स एंड बैटल्स तो लंबे चौड़े लड़े हैं, लेकिन कभी भी रशिया ने
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। जब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे के सारे कंट्रीज में रशियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और बहुत तेजी के साथ हो रहा था, ज़ारिस्ट रेजीम ने कभी भी अपने देश में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश नहीं की। जब कुछ ज्यादा ही हो गया तब इन्होंने थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज लगाई, लेकिन वो इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा कम थी और फॉरेन एड से चलने वाली थी कि वो कभी भी ज्यादा लेवल पर डेवलप कर ही नहीं पाई। अब आप एक बात बताओ कि पूरा हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो भाई जियोग्राफिकली कहीं पर भी, जियोग्राफिकली अगर आप देखते हैं तो कहीं पर भी रशिया जो है वो एक कंफर्टेबल जोन में नहीं है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब किसी भी कंट्री के लिए कल्चरल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, कल्चरल और रेशियल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रशिया अपने आप को एक सुपीरियर कम्युनिटी मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि रेशियल फॉर्म में अगर आप देखें तो पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर अगर किसी ने डोमिनेट किया तो वो रशिया ने ही शुरू से किया है। एक दूसरी खास बात यहां पर ये कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर आप देखना चाहें तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर भी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर चाहे आप नेपोलियन को ले लें, चाहे आप हिटलर को ले लें, दोनों को, नेपोलियन और हिटलर दोनों को अगर किसी ने हराया तो वो रशिया था। तो रशिया कहता है कि हमने दो दो डिक्टेटर्स और दो दो यूरोपियन पावर्स को हराया, जो बड़ी पावर्स अपने आप में थी वो हमारी दहलीज पर जाकर हारी। तो यहां से रशियन रेस का एक ग्लोरियस हिस्ट्री तो है और ये इसको मोटिवेट भी करती है, लेकिन इसका खोखलापन तब नजर आता है जब इंडस्ट्रियल रेस के अंदर, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या रेवोल्यूशन की रेस के अंदर रशिया पीछे रह जाता है और सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें ऑयल, गैस और कोल के अंदर ही रशिया डिपेंडेंट रह जाता है। सोचकर देखो यार, रशियन आर्म्स, वेपन्स, ये सब चीजें तो आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन दुनिया के अंदर कहीं कोई रशियन कंपनी पेट्रोल, ऑयल, गैस, कोल, इनके अलावा, चलो वीट, इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कोई इंडस्ट्रियल ब्रांड आप ऐसा ढूंढते कि मुझे बताइए जो रशियन हो और रशिया उसके ऊपर प्राउड फील करता हो। अमेरिकन ब्रांड्स भरे पड़े हैं, इंडियन ब्रांड्स भरे पड़े हैं, यूरोपियन ब्रांड्स भरे पड़े हैं, चाइनीज ब्रांड्स भरे पड़े हैं, रशियन ब्रांड नहीं मिलेगा आपको। यानी एक ऐसी मिडिवियल इकोनॉमी जो कि मॉडर्न वेपनरी के साथ मौजूद है, एक ऐसी मिडिवियल इकोनॉमी जो मॉडर्न वेपनरी के साथ मौजूद है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ारिस्ट रेजीम ने कहीं पर भी कोई कोशिश नहीं करी कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वो अपनी प्रॉब्लम्स में और अपनी एंजॉयमेंट में बिजी था, कोई खास सी डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही रशिया में कम्युनिस्ट रेजीम आई, इस कम्युनिस्ट रेजीम ने सारे के सारे सोशलिज्म के नाम पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम पर और एंटी कैपिटलिस्ट माइंडसेट के नाम पर कभी भी टैलेंट को ग्रो ही नहीं होने दिया। देखो, कैपिटलिज्म की एक खास बात है कि उसमें होता है कंपटीशन से टैलेंट ग्रो होता है, और टैलेंट जो होता है वो कंट्री का टॉर्च बियरर होता है डेवलपमेंट के मामले में। टैलेंट यहां रशिया में था ही नहीं, रशिया में डेवलप होने ही नहीं दिया गया, और जो कुछ टैलेंट था भी वो रशिया के रेड टेपिज्म की वजह से, यानी सरकार की लाल फीताशाही के चक्कर में दम तोड़ देता था। इंडस्ट्रीज कभी वहां ग्रो कर ही नहीं पाई। इकोनॉमिक बेस बिल्कुल जीरो था। गेहूं किसी को बेचकर, ऑयल और पेट्रोल डीजल किसी को बेचकर, गैस कोल बेचकर आप कितना डेवलप कर लेंगे या कितना ग्रो कर जाएंगे, ये आप अंदाजा भी, मतलब आप ग्रो कर ही नहीं सकते, ये पक्की बात है। अब आप अंदाजा लगाइए, एंटी कैपिटलिस्ट हैं के चक्कर में आपने अपने टैलेंट को किल कर दिया, नतीजा क्या?
आपने गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ग्रो करवाई, लेकिन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को कभी भी मार्केट और खासकर ओपन मार्केट दी ही नहीं। लिमिटेड पार्ट में उसको ग्रो किया और एक फिक्स मार्केट के फॉर्म में ग्रो किया, इसलिए उसने कभी कंपटीशन करना सीखा ही नहीं। जैसे ही रशिया ने अपनी मार्केट्स को ओपन करना शुरू किया, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लगातार बंद होती चली गई। जैसे भारत के अंदर एमटीएनएल से लेकर एचएमटी से लेकर एम्बेसडर की गाड़ियों से लेकर जितना भी है, वो क्यों बंद हुआ? वो इसलिए बंद हुआ क्योंकि सरकारी कंपनियां जो हैं वो अपने कदमों पर खड़ी ही नहीं हो पाई, वो किसी भी फॉर्म में नहीं खड़ी हो पाई। रशिया के अंदर भी ऐसा ही था। रशिया की गवर्नमेंट कंपनीज जो दो चार थी भी, वो सारी की सारी यूरोपियन कंपनीज के सामने घुटने टेक गई, क्योंकि उससे पहले यूरोपियन कंपनीज जैसा कंपटीशन उसने कभी फेस किया ही नहीं था। उसे एक फिक्स मार्केट मिलती थी और घटिया प्रोडक्ट्स भी ऊंचे दामों पर, घटिया प्रोडक्ट्स फिक्स्ड प्राइसेस के ऊपर जितना उन्होंने मार्केट के अंदर फेंके थे, उसका नतीजा यह हुआ कि उन घटिया प्रोडक्ट्स को बनाने के चक्कर में सारी कंपनियां डूब गई, यानी इंडस्ट्रियल बेस जीरो। अब इंडस्ट्रियल बेस जीरो है तो आपके पास एक तो एम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट आपको परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ आप जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और तीसरी तरफ आप मिडिवियल इकोनॉमी में रहने की वजह से वो डेवलपमेंट का लेवल अचीव नहीं कर पा रहे जो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जो अचीव कर पा रही। लेकिन रशिया की खास बात सबसे बड़ी यह है कि इसका जो एजुकेशन लेवल है वो कंपैरेटिवली यूरोपियन कंट्रीज के और दूसरी कंट्रीज के बहुत ज्यादा है। नतीजा उसका ये, एजुकेशन हाई है, एम्प्लॉयमेंट कम है, और कम्युनिस्ट माइंडसेट अभी भी लोगों के अंदर मौजूद है। नतीजा उसका ये कि यहां एक कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, रेशियल सुप्रीमेसी तो मौजूद है, लेकिन नेशनलिज्म का कंसेप्ट ज्यादा नहीं हो पाया। नतीजा अभी यूक्रेन वॉर में देखने को मिला। जब रशिया इस क्राइसिस में था और रशिया को ज्यादा आर्मी की जरूरत थी, तो वहां के जो यंगस्टर्स थे उनकी तरफ से खबरें आनी शुरू हुई कि भैया उन्होंने, कभी किसी ने अपना हाथ तोड़वा लिया, कभी सर फोड़वा लिया, कभी पैर तोड़वा लिया, और ये कहा कि ब्रोकन हैंड के साथ मैं बैटल ग्राउंड में नहीं जा सकता। सोचकर देखिए, अपने युवा वर्ग की इस माइंडसेट की वजह से रशिया को, खासकर पुतिन को, अपनी जो स्ट्रेटेजी है यूक्रेन के लिए वो बदलनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, रशिया की कमजोरी यूक्रेन के मामले में साफ नजर आ रही है कि यूक्रेन के मामले में रशिया इतना ज्यादा ताकतवर जो दिखाई दे रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा। अब तो हालात ये हैं कि यूक्रेन जो जीता था, मतलब यूक्रेन से जो जमीन जीती थी, अब यूक्रेन एक एक करके उस सारी जमीन को वापस लेता जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? रशिया की कमजोरी साफ नजर आ रही है और यूरोप इसी कमजोरी को नोटिस कर रहा है कि भैया ये जो यूक्रेन रशिया है वो यूक्रेन के मामले में गया, अब इसके बस की वो सिचुएशन नहीं है जो हम इसे समझते थे। यानी रशिया हाफने लग चुका है। अब इसका अगला पार्ट देखिएगा। अब यूरोपियन कंट्रीज को समझ में आ गया, सैंक्शंस लग रहे हैं। सैंक्शंस ने रशिया के अंदर एक एंजाइटी क्रिएट कर दी है, लोग उस एंजाइटी के अंदर उलझना शुरू कर चुके। अब रही सही कसर पुतिन। लास्ट पोल जो इस रशिया को बचाए रखने वाला है वो है पुतिन। पुतिन असलियत में लास्ट पोल ऑफ कम्युनिस्ट रेजिम है, और इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का लास्ट पोल जो है, अगर ये ढह गया तो उसके बाद एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, और यूक्रेन वॉर ने इस पुतिन को वीक कर दिया, जिसकी वजह से ये पावर वैक्यूम, हालांकि पुतिन जब तक रहेंगे तब तक अभी इनकी पोजीशन को हटाने वाला कोई नहीं है, लेकिन इतना भी पक्का है कि पुतिन के बाद पुतिन को रिप्लेस करने वाला भी कोई नहीं। पुतिन जैसा एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, या यूं कहें एक चीज से कहते हैं टावरिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा, टावरिंग क्वालिटीज वाला बंदा इस टाइम पर रशिया में मौजूद नहीं है। और पुतिन की जो हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, अगर अगले 10 साल पुतिन जो हैं वो निकाल जाते हैं और उसके बाद अगर किसी भी तरीके का पावर कू वगैरह होता है, तो पावर कू मतलब किसी भी तरीके का कू डिटैट होगा या सैन्य शासन आएगा, तो पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका होगा। और ये जो पावर वैक्यूम है ये कहीं ना कहीं मल्टीपल आइडियाज और मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल आइडियाज वाला होगा। और ये जो मल्टीपल आइडियाज हैं
वो कंट्री को मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर जो है वो ड्रैग करेगा। मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर वो क्या करेगा, इसे ड्रैग करेगा। और ये जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं, ये किसी भी कंट्री के कोलैप्स करने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए बेसिकली, और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक क्राइसिस, रशिया को असलियत में इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ रहा है, और या यूं कहें रशिया के अंदर एक इकोनॉमिक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ रहा है और इकोनॉमिक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यही जो वैक्यूम है ये आगे चलकर बड़ा परेशान करने वाला है। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस में बढ़ने वाला है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के सैंक्शंस ने रशिया को भी अंदर से काफी हद तक कमजोर किया, और वहां पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साफ नजर आ रहा है कि आज नहीं तो कल रशिया इज गोइंग टू कोलैप्स, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कितना सही प्रेडिक्शन है, या अमेरिका का, या उसी बिहाफ पर, उन्हीं लाइंस पर अगर हम सोच रहे हैं, और कोई ऐसे फैब्रिक्स हैं जो अभी भी रशिया को जोड़े रखेंगे, चाहे जितना मर्जी ग्रेट एम्पायर क्यों ना हुआ। देखो, जब तक ग्रेट एम्पायर के ऊपर प्राउड फील रहता है तब तक तो जीतेंगे। जिस दिन ग्रेट एम्पायर के ऊपर से प्राउड वाली फीलिंग हट जाती है लोगों की, और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब ये एम्पायर वो एम्पायर नहीं रहा जो हमारी फैसले हमें सब कुछ दे सके, तो समझ लीजिए वहां से वो कोलैप्स करना शुरू कर देता है। अगली सिचुएशन यहां पर यही आने वाली, कोलैप्स करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, अगला अभी के लिए जो हमने देखा कि रशिया के कोलैप्स करने के चांसेस हैं अगले 10 साल के अंदर, अब वो कितना सक्सेसफुल होगा वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।